आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे रहना भी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग का चैप्टर स्टार्ट है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 12th का चैप्टर है। इसमें पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, आज इसका हम लोग पार्ट 2 करते हैं। तो इसमें जो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हम लोग का जो एंड हुआ था पार्ट 1 में, उसमें हम आपको सिखा रहे थे किसी रिएक्शन का रेट लिखने के लिए। रिएक्शन का रेट उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में रेट लिखने के लिए सीख रहे थे। तो उस रिएक्शन को हम फिर से लिखते हैं और दोबारा वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग लिए थे, तो ये था A प्लस BB से बना था CC प्लस DD, ये बना था हम लोग का, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन था। उसके बाद हम बोले थे कि इसका रेट लिखेंगे। रेट मतलब रिएक्शन का रेट, बार बार हम बोल रहे हैं किसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट हम लोग लिख रहे हैं। तो रिएक्शन का रेट जो लिखे थे -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T बराबर इक्वल था -1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T, A इक्वल था प्लस 1/C स्मॉल c डेल्टा C बाई डेल्टा T, और ये फाइनली बराबर था प्लस 1/D डेल्टा D बाई डेल्टा T। तो ए रिएक्शन का रेट लिखा गया था। देखिए, रिएक्शन का रेट लिखिए, आप किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखिए या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखिए, उसका हमेशा जो वैल्यू होगा वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। एक क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई पूछ रहा है कि इस रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, व्हाट इज रेट ऑफ दिस रिएक्शन, मान लीजिए उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा कि, तो वहां से जब रेट निकालेंगे तो आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर रेट फाइंड करते हैं तो उसका मान बराबर आएगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो रेट है चारों आपस में क्या है, इक्वल है। चारों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लोग समझाए थे कि देखिए कोफिशिएंट कहाँ आ जाता है, जो मल्टीप्लाई है वहां ये डिवाइड में आ जाता है, कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। और हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी रिएक्टेंट का रेट जब लिखेंगे तो उसमें माइनस साइन लिखते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट का जब रेट लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। तो इसीलिए हो गया -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T -1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T। फिर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो इसमें प्लस लगेगा, +1/C डेल्टा C बाई डेल्टा T +1/D डेल्टा D बाई डेल्टा T। तो ये किसका हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो ये क्या है, -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T, इसको आप क्या बोलिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट है, लेकिन किसका रेट, पूरे रिएक्शन का रेट। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये पूरे रिएक्शन का रेट है। ये जो वैल्यू आएगा -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन का मान होगा। तो -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछे -डेल्टा A बाई डेल्टा T का केवल वैल्यू, कोफिशिएंट को हटा दिया गया है, -डेल्टा A बाई डेल्टा T, तो A क्या है, देखिए ना, जो A का कंसंट्रेशन है ये तो रिएक्टेंट है। तो A का रिएक्टेंट बताए थे कि टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यानी ये जो A है डिक्रीज, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A किस रेट से घट रहा है, और इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, खत्म होना।
कोई चीज डिसअपियर होना है, गायब हो रहा है, यानी ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। तब वो अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप हटा दीजिए, केवल उस रिएक्टेंट का लिखा जाए, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का मतलब हुआ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, यानी ए किस रेट से डिक्रीज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना रेट से घट रहा है ए का कंसंट्रेशन, चाहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी ए का डिसअपियर होना मतलब गायब होना, ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है ये लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रहे, सवाल जब भी आएगा तो उसमें दो चीज पूछा जाएगा, या तो पूछेगा कि बताइए व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, चाहे केवल ये पूछ सकता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है। तो कौन सा मान निकालना है ये समझना होगा आपको। अब उसी तरह मान लीजिए अगर ए वाला लिखा है -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तब आप ही लोग बताइए इसको क्या बोलेंगे। तो ए क्या है, रेट है, किसका रेट है, रिएक्शन का। तो ए सिंपली हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ए हो गया आपको रेट ऑफ रिएक्शन। तो ए -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह अगर केवल ए वैल्यू आपसे पूछा जाता माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का मान अगर पूछा जाता, तब फिर इसको क्या बोलते रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी, या और इसको बोलते आप रेट ऑफ, सही बोल रहे हैं, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, सवाल में क्या है, आपसे कौन सा वैल्यू निकालना बोल रहा है, केवल माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी पूछ रहा है कि -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी पूछ रहा है, वो आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना होगा। रिएक्शन का रेट लिख पूछेगा तो रिएक्शन का रेट में कोफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन पार्टिकुलर केवल रिएक्टेंट के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है तो वहां कोफिशिएंट हट जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लिखे हैं ये पूरे रिएक्शन का रेट है। तो रेट चाहे इस ए से निकालिए, चाहे बी से निकालिए, चाहे सी से, चाहे डी से, वो पूरे रेट का जो मान होगा क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब -1/a डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हटा दिए, केवल माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी अगर पूछा गया तो ये हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। उसी तरह -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या है, ए है रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का रेट, लेकिन माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी केवल क्या है, तो फिर उसी जैसा ये घट रहा है, माइनस साइन है मतलब घट रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। डिसअपियर का मतलब होता है वो गायब होना, धीरे धीरे अमाउंट उसका डिसअपियर हो रहा है, नहीं घट रहा है, गायब हो रहा है। तो रिएक्टेंट ए हम लोग का हुआ, ए रिएक्शन का रेट है। अब इसको हम यहां से इरेज करते हैं, हटाते हैं और आगे देखते हैं। चाहे यहां देख लीजिए, यहां स्पेस है थोड़ा सा, यहीं पर लिख रहे हैं इसको। जैसे अगर ए लिखा है +1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, आप ही लोग बोलिए क्या है, ए रिएक्शन का रेट है, देखिए रहे हैं, तो ए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर केवल पूछा जाए प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, आपको याद होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो प्लस साइन आया है यानी इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्या, सी। सी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। मतलब सी किस रेट से अपीयर मतलब
आ रहा है, उधर इधर से डिसअपियर हो रहा है, ये घट रहा है तो डिसअपियर हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो अपियर हो रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी भी बोल सकते हैं, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी भी बोल सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं, इसका बहुत सारा वर्ड है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी यानी सी किस रेट से प्रोडक्ट हो रहा है। जैसे यहां पर आप और क्या बोल सकते थे? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। कंजप्शन मतलब क्या होता है? खर्च होना। तो रिएक्टेंट में कंजप्शन लगा सकते हैं और प्रोडक्ट में क्या लगा सकते हैं? प्रोडक्शन लगा सकते हैं। तो अलग अलग टर्म है, दो ही टर्म काफी है यहाँ कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। लेकिन यहां ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी यानी सी किस रेट से उत्पादन हो रहा है, फॉर्मेशन। चाहे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अलग अलग मीनिंग है, सबका ही अर्थ एक ही निकल रहा है। तो ये देख लिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग। उसी तरह अगर आपसे ये कोई पूछे कि प्लस 1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी क्या है, ये क्या है? ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। इसमें कोई सोचे नहीं, रिएक्शन को शॉर्ट में लिख रहे हैं, आर के पावर है। ये क्या है भाई? रिएक्शन का ये रेट लिखा हुआ है। ये रेट किसका लिखा हुआ? हम बार बार बोल रहे हैं, ये रेट लिखा हुआ आपका रिएक्शन का, पूरे रिएक्शन का रेट लिखा हुआ। तो ए वैल्यू लिखिए, चाहे ए वैल्यू चाहिए तो चारों आपस में इक्वल है। तो एक मान भी रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर ये केवल पूछा जाए डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, केवल ये पूछा जाए तो ये क्या है? ये है रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी और रेट ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो यहां से अलग अलग मीनिंग, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, फॉर्मेशन मतलब बन रहा है, ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान देना होगा। वो मान किसी का दिया रहेगा, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। पहले तो रेट लिखने सीख जाएं कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका रेट आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट लिखने में रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रत्येक प्रोडक्ट अपने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रत्येक प्रोडक्ट में क्या करना है? उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। आप ये समझ ही चुके हैं कि रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन लगेगा और प्रोडक्ट में क्या लगेगा? पॉजिटिव साइन। तो ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग इतना डिस्कशन किए। ए हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन है जिसके बारे में हम क्या किए? डिस्कशन किए। तो ये समझ में आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग देखते हैं और हम लेते हैं आपके सामने एग्जाम्पल में। जैसे मान लिया जाए 2a प्लस 3b मिलकर देता है आपको 4c प्लस 5d। ये दिया हुआ है आपके सामने। 2a प्लस 3b मिलकर आपको मिला 4c प्लस 5d। ये दोनों प्रोडक्ट का हुआ और ये दोनों रिएक्टेंट का हुआ। आइए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। खासकर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, दिया रहता है कि इसमें से 4 ABCD में लिखा रहेगा, तो उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा रिएक्शन का रेट है, कौन सा लिखा हुआ सही है। तो रिएक्शन का रेट, तब फिर वही रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ये रिएक्टेंट है दोनों, तो रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, समझिएगा 2 है। तो ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। उसके बाद फिर ये बराबर होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है देखिए, -1/3 सही है। तो ए हो गया डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये दोनों रिएक्टेंट का में हम लोग का काम खत्म। ए और बी का 2 से यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ किससे हुआ? 3 से हुआ। दोनों रिएक्टेंट है इसलिए कौन साइन लग रहा है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है कि कोफिशिएंट से डिवाइड करना है और रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन लाना है। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ क्या है? 4 है, तो प्रोडक्ट में प्लस लगता है,
तो 1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, बोलिए आगे, आगे क्या होगा बोलिए। सही बोले हैं, ये हो जाएगा प्लस 1/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। रेट लिखने कैसे रेट लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हो गया -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये +4 हो गया, यहाँ 1/4, ये 5 है तो 1/5। प्रोडक्ट में प्लस लगा, रिएक्टेंट में माइनस लगा और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा। क्लियर हो रहा है। रिएक्शन का रेट लिखने आना चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल आता है। रिएक्शन का रेट बोर्ड में भी आता है, 12th का बोर्ड में भी, ऑब्जेक्टिव में और नीट ऊटी में भी आता है, तो इसलिए रिएक्शन का रेट लिखना चाहिए। अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन और आपके सामने छोटा सा ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 3A से बन गया 4B, तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा बोलिए। रिएक्टेंट में एक ही टर्म है, प्रोडक्ट में भी कितना टर्म है, एक ही टर्म है। तो इस रिएक्शन का रेट अब हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आना चाहिए कि इस पूरे रिएक्शन का रेट लिखा जा रहा है। तो रेट क्या होगा बोलिए, बोलिए। तो ये होगा -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। सही है, क्योंकि रिएक्टेंट है और कौन सा साइन लगेगा, माइनस, यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड। अब ये किसके बराबर होगा, इसके, तो प्रोडक्ट है, यहाँ क्या है 4, तो +1/4 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो रिएक्शन का रेट समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर है। रिएक्टेंट एक ही था, यहाँ रिएक्टेंट 2 था और प्रोडक्ट भी 2 था, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट एक ही है, तो एक टर्म रिएक्टेंट वाला हुआ माइनस और एक टर्म प्रोडक्ट वाला प्लस में। अब देखिए आपको हम सवाल को कैसे आपको मान लीजिए थोड़ा सा उलझाने की कोशिश किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। अब यहाँ कोई केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं है, बस यही है केमिस्ट्री। इस रिएक्शन को रेट लिख दिया गया केमिस्ट्री के अनुसार। अब इसको वो आपको कैलकुलेशन में कैसे उलझा सकता है। जैसे ये आपको एग्जांपल में रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, आप बोलेगा कि इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन का ऑप्शन कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेट ऑफ गिवन रिएक्शन, और ABCD में लिखा रहेगा। तो मैं आपको अगर कोई व्यक्ति है कि ए है तो ए खोज रहे हैं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है इस ऑप्शन में। अब इसको अब देखिए, ये दोनों आपस में तो इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अब देखिए अब इसमें मैथमेटिक्स लगाइए। क्या कीजिए, यहां है, देखिए इसको यहां पर एक बार हम और लिख देते हैं, -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर क्या है, +1/4 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो ये तो दोनों इक्वल है। तो आप देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 इधर होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 3 को इधर भेजिएगा तो मल्टीप्लाई में। तब अगला ऑप्शन इसका क्या होगा, -4 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और ये किसके बराबर होगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो +3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो ऑप्शन में हो सकता है ये नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आप ढूंढ रहे हैं इसको, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए देखिए इसको ए भी लिखा जा सकता है या और एल भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को यहां से हम आगे बढ़ाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 को इधर भेज दिया जाए, 3 को आप इधर भेज दें तो इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं कि -डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का जो वैल्यू होगा, ये 3 बार आ गया, यानी +3/4 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो देख रहे हैं ऑप्शन में कैसे आपको वेरिएशन कर सकता है। तो ये तो मैथमेटिक्स है, अब इसमें बोलिए केमिस्ट्री का तो कोई कंसेप्ट है नहीं। अब ए अगर 2 आपस में इक्वल है तो इसको टर्म के इधर, इसको चाहे इस 4 को भी यहां भेज सकते थे, -4/3 हो जाता।
ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कोफिशिएंट को लेफ्ट का राइट लिया जा सकता है और राइट का लेफ्ट लिया जा सकता है। तो ए इस रिएक्शन का रेट हुआ, क्या हुआ कि -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही मेन है। अब इसी के सहायता से ऑप्शन में ए बना सकता है, ऑप्शन में ए भी बना सकता है। तो ए समझ में आना चाहिए आपको, ये क्लियर हो रहा है। ए देखिए अब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, व्हाट इज दिस, ये टर्म क्या है, अभी बताए थे शुरू वाला रिएक्शन में। ए है, इसको बोलिएगा आप रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। यही ना टर्म है, बताए थे जब कोफिशिएंट हटा देंगे तो वो उस केवल रिएक्टेंट के बारे में बताएगा कि वह रिएक्टेंट किस रेट से घट रहा है। तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी अगर है तो ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। उसी तरह प्लस अगर इसको छुपा दिया जाए तो प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी को क्या बोलिएगा, केवल अगर इसको बोला जाता है कि प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये क्या है, तो ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, चाहे इंक्रीज बोलिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बहुत सारा टर्म है। तो रिएक्शन का रेट पूछा जा रहा है कि किसका रेट पूछा जा रहा है, ये हम लोग को सोचना देखना पड़ता है। रिएक्शन का रेट पूछा जाएगा तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ उसका मान निकालेंगे। अगर केवल पार्टिकुलर किसी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछा जा रहा है तो वहां स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यह रिएक्शन का रेट, कैसे रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने आया आप लोग को क्लियर होना चाहिए। और कुछ हम रिएक्शन लेते हैं जो हम लोग को आपसे, ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे थे हम, कुछ ऐसे रिएक्शन लेते हैं जो बार बार आता है हम लोग को। जैसे मान लिया जाए एग्जांपल है आपके सामने, किस तरह से है, H2 प्लस I2 रिएक्ट करता है तो रिएक्शन याद भी रखिएगा, बनता है 2HI, ये बनता है। अब इस रिएक्शन का रेट लिखना है, रेट एक्सप्रेशन, क्वेश्चन आएगा कि रेट एक्सप्रेशन, इसका लिखना है रेट। तो रेट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अब ये दोनों रिएक्टेंट में है, H2 और I2 किस में है, रिएक्टेंट में है। पहले कोफिशिएंट देखिए यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। अब रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगेगा, तो माइनस डेल्टा, और ब्रैकेट में अब क्या आ जाएगा, H2, ए आता था तो ए आता था, अब क्या है H2 है तो H2 आएगा, बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ए किसके बराबर होगा, बराबर किसके बराबर, अब कौन सा एक रिएक्टेंट और है, I2, और I2 का कोफिशिएंट क्या है, इसका भी 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाना है, फिर लिखेंगे डेल्टा, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, I2, तो डेल्टा I2 और नीचे क्या होगा, डेल्टा टी। समझ रहे हैं, दो रिएक्टेंट में दो था, एक H2 था और एक I2 था, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है तो कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, तो 1 से आप जान रहे हैं कि मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिए, उसको कोई चेंजिंग नहीं होगा, अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख दिए माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। और किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के रेट के, प्रोडक्ट में एक ही टर्म है, ध्यान रहे, प्रोडक्ट में एक ही टर्म है, क्या है, HI, और आगे कोफिशिएंट क्या है, 2, यहां कोफिशिएंट बोलिए क्या है, 2, तो समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, ये कोफिशिएंट 2 है, तो ए प्लस है, प्रोडक्ट है ना तो प्लस साइन लगेगा, प्लस 1/2 डेल्टा HI बाई डेल्टा टी। तो इस रिएक्शन का हम लोग रेट लिख लिए। क्लियर हो रहा है सभी लोग को, समझ में आना चाहिए, कुछ है ही नहीं, सिंपल है। तो एग्जाम्पल हम ज्यादा करवा दे रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, क्योंकि
ऑनलाइन क्लास है तो भाई आप ऐसे रहते हैं तो आप लोग जल्दी से उसी समय कोई पूछ भी लेता है कि नहीं यहाँ कैसे हो रहा है। तो इसमें आप खुद आप देख लीजिए कि दो रिएक्टेंट में दो टर्म था H2 और I2, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 था, इसलिए यहाँ 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट में माइनस लगेगा तो यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा। प्रोडक्ट में HI बना है 2HI, तो कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो गया, डेल्टा HI बाई डेल्टा T। अब एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, देखिए N2 प्लस 3H2 मिलके बना क्या 2NH3 अमोनिया, यह एक रिएक्शन लिए। तो N2 प्लस 3H2 मिलके बना अमोनिया, बैलेंस रिएक्शन है। जब भी इसमें केमिकल काइनेटिक में कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा ना, आपको रेट पूछा जाएगा तो ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन दिया हो रहा है, यहाँ बैलेंस करने का कोई चक्कर नहीं होता, ये बैलेंस है। तो अब देखिए रिएक्टेंट में क्या है N2 है और क्या है H2 है, अब प्रोडक्ट में क्या है NH3 है, तब फिर इसका भी रेट रिएक्शन लिखिए। अब अपने से कोशिश कीजिए लिखने का, तो इसका रेट मतलब रिएक्शन का रेट, बार बार बोल रहे हैं, कहीं कहीं हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख भी दे रहे हैं, और सिंपली रेट का भी मतलब रिएक्शन का रेट। तो देखिए कोफिशिएंट क्या है बोलिए 1, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या है 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, डेल्टा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे N2, अब आटा में क्या आ जाएगा डेल्टा T, सही है, बराबर है किसके बराबर होगा इसका रेट का। अब यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3, कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो इस 3 से डिवाइड होगा, और ये क्या है रिएक्टेंट तो नेगेटिव साइन लगेगा, तो -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। क्लियर हो रहा है, तो दोनों रिएक्टेंट का लिखा गया, रिएक्टेंट के टर्म में रेट लिखा दिया। अब ये किसके बराबर होगा प्रोडक्ट में क्या है NH3 और इसका आगे कोफिशिएंट, इसका गुणांक क्या है 2 है, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, प्रोडक्ट है तो कौन सा साइन लगेगा प्लस, तो +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। तो कुछ नहीं, मैथमेटिक मतलब ये कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। समझ में आ रहा है आप लोग को, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। तो ये इस तरह से इसका भी लिख दिए, रिएक्टेंट में इसमें भी 2 टर्म था, प्रोडक्ट में 1 था, यहाँ भी था। तो किसी भी रिएक्शन का दिया रहेगा तो रेट ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है इसीलिए माइनस साइन लगाया जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है इसीलिए क्या लगाया जाता है प्लस साइन। 2 का इक्वेट करना हम बता दिए हैं, एक एग्जांपल कराए थे, जिसे इसको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो आपस में मैथमेटिक्स लगा के कोफिशिएंट को इधर से उधर भेज सकते हैं, लेफ्ट से राइट का, राइट से लेफ्ट का। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए इस तरह से आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से कि H2O2 डिकम्पोज होके बना रहा है H2O प्लस हाफ O2। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम कोफिशिएंट ऐसे लिए हाफ O2, H2O2 डिकम्पोज किया तो क्या बना वाटर प्लस हाफ O2। अब इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो लिखिए रिएक्टेंट में कितना टर्म है इस बार एक ही है, क्या है H2O2। H2O2 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, H2O2 का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अब ये माइनस लगेगा, 1 तो लिख नहीं सकते हैं, तो माइनस डेल्टा H2O2 बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T हो जाएगा, माइनस डेल्टा H2O2 बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T। ये बराबर होगा, प्रोडक्ट में 2 टर्म है, एक वाटर है एक ये है, तो इसका यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ प्लस लगेगा साइन, कोफिशिएंट 1 नहीं लिखेंगे, तो डेल्टा H2O बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T बराबर। अब देखिए प्रोडक्ट में एक वाटर हो गया और एक क्या हो गया O2। अब बताइए यहाँ कोफिशिएंट क्या है, कोई बोलिए कोफिशिएंट क्या है, सही बोले हैं 1/2 है, कोफिशिएंट क्या है 1/2 है। तो हो क्या रहा है आप देख रहे हैं ना, ये जो गुणांक में रहता है 1 के बटा में होता है, तो यहां आप जो लिखेंगे क्या लिखिएगा 1/1/2। यहां पर आप कैसे लिखते तो अगर इस तरह से क्या लिखते 1/1/2,
तो 2 उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 डेल्टा O2 बाई क्या, डेल्टा T। ये 2 कैसे आया, सभी लोग को समझ में आया? सभी लोग को देखिए एक बार और हम बता रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। देखिए यहां 2 नहीं है, क्या है, 1/2 है। यहां सिंपल देखिए, यहां क्या था, 2 था, तो क्या हो गया 1/2। यहां क्या था, 3 था, तो क्या हो गया 1/3। यहां क्या है, 2 नहीं, 1/2 है, तो 1/1/2। देखिए ये मैथमेटिक्स है, 1/1/2, तो 2 उलट कर कहां चला जाएगा, ऊपर, इसलिए ये 2 इसके मल्टीप्लाई यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो +2 डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। अगर यहां केवल 2 मल्टीप्लाई रहता तब क्या होता, 1/2 होता, लेकिन 2 डिवाइड में है तो बड़ा आसान है। कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो कहां होगा, मल्टीप्लाई में होगा, सीधी सी बात है। समझने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है, और जो डिवाइड में होगा वो कहां चला आएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि उलट जाएगा, नीचे का ऊपर चल जाएगा। तो आपको हम रिएक्शन का हाइपोथेटिकल रिएक्शन भी लिए, ये सब आपके सवाल में भी आते हैं, बार बार आते हैं। ये 3 रिएक्शन का भी रेट एक्सप्रेशन लिख दिए, कैसे लिखना है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कोई भी बुक बनाइएगा तो उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि केवल रेट कैसे लिखना है। अब इस पर हम लोग सवाल प्रॉब्लम कुछ करेंगे जिसका वैल्यू दिया होगा, तो कुछ सवाल करते हैं हम लोग। तो आप लोग के सामने एक सवाल लिखा हुआ बोर्ड पर, देखिए आसान सा सवाल है, एनसीईआरटी बेसिस या एनसीईआरटी का ही हो सकता है। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल देखिए, सवाल बनाने में जनरली लोग सवाल बनाने से भागते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी जेईई नीट का, तो सवाल तो सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल ही मैक्सिमम आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1-2 आता है, लेकिन मैक्सिमम न्यूमेरिकल होता है, और न्यूमेरिकल बनाने में 2-3 चीज़ ध्यान रखा जाता है। पहले उस सवाल को बारीकी से पढ़ना चाहिए 1-2 बार कि सवाल क्या कह रहा है, उसका फिर डाटा लिख लिया जाए, और तब फार्मूला बगल में लिख लेना चाहिए कि फार्मूला सवाल पूछा क्या जा रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है और क्या नहीं है, और क्या निकालना है। तो सवाल बनाने में थोड़ा पेशेंस रखना होता है, शुरू में सवाल जल्दी नहीं बनते। अगर नए नए आप तैयारी कर रहे हैं, नया में मान लीजिए, तो जैसे 10th का विद्यार्थी 11th में आते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होता है, क्योंकि सवाल बनाने का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रॉब्लम अप्रोच आपको धीरे धीरे आने लगेगा। तो इस सवाल को हम पढ़ते हैं। आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है कि फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है R से P, मतलब R मतलब रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हो गया कि R से P बन रहा है। अब कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेज फ्रॉम, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, रिएक्टेंट का, यानी ए इधर है रिएक्टेंट, चेंजेज फ्रॉम इतना टू इतना इन 25 मिनट, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है, मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, C1 है। तो यहां पर जो C1 है वो कितना हो गया, 0.03 m, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो चेंज कर कर कितना हो जा रहा है, 0.02। तो फाइनल कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2 है, तो C2 हो गया 0.02 m, ये हो गया C2 फाइनल कंसंट्रेशन। उसके बाद टाइम कर रहा है कि 0.03 से 0.02 होने में कितना टाइम इलेप्स कर रहा है, 25 मिनट। तो T बराबर दिया है 25 मिनट। जो डाटा दिया हुआ था वो हम पहले लिख लिए। सवाल को पढ़कर हमने डाटा तैयार किया कि ये रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया है R से P रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जिसमें कह रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, कहां से कहां, 0.03 से 0.02। तो आप जान रहे हैं ना कि ये इनिशियल हुआ और ये क्या हुआ, फाइनल।
तो SC1 इनिशियल हो गया, SC1 इनिशियल हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझना चाहिए। और ये हुआ फाइनल कंसंट्रेशन। और इस चेंज में कितना समय लग रहा है उसको, 25 मिनट। तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एक चीज दिया, यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम इन सेकेंड, यानी टाइम को सवाल बनाने में आपको किस में यूज करना होगा, सेकेंड में। तो इसको पहले सेकेंड में बदल लेते हैं। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से, तो इतना सेकेंड हो गया। अब एवरेज रेट पूछा जा रहा है, और किसका रेट निकालना है, एवरेज रेट। क्या कह रहा है कि एवरेज रिएक्शन का। डाटा किसका दिया है जी, रिएक्टेंट का। किसका डाटा दिया है, रिएक्टेंट का। तो क्या बताए थे रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट सवाल में करवा चुके हैं, फॉर रिएक्टेंट। तो रेट क्या होगा, अब यहां तो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। आप समझ रहे हैं ना, यहां स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई क्या, डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन चेंज किया है, आर का ना। आर ना आपका रिएक्टेंट है, देखिए जी, आर से क्या बना है, पी। तो आर आपका रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन किसका चेंज किया है, रिएक्टेंट आर का। तो इसीलिए अब जो भी कैलकुलेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर का, क्योंकि डाटा किसका पता है, आर का पता है। तो इसीलिए फॉर रिएक्टेंट के रेट जो होगा माइनस साइन लगेगा, कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब हम बता चुके हैं डेल्टा आर का मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा आर का मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन। आज चेंज बताए थे कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 बटा में क्या, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो टाइम इंटरवल t माइनस 0 जो भी हुआ। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, C2 का वैल्यू कितना है, 0.02 माइनस 0.03 बटा में टाइम कितना, 25 इंटू 60। तो 25 इंटू 60। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 0.01 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ए आ जाएगा 0.01 बटा में 25 इंटू 60, इतना सेकेंड आएगा। अब आपके सामने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन निकालना है कि ऑप्शन में क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है तो इसको सोल्व कर सकते हैं आप, ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम कैलकुलेशन कर देते हैं, अगर आप लोग को दिक्कत है कैलकुलेशन करने में। तो यहां पर अब क्या होगा, देखिए इसको यहां पर इसको हम ला रहे हैं कि ए जो है 0.01, तो इस पॉइंट को खत्म कीजिएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और ए आप इसे कितना हो जाएगा, 25 में 6 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 150। तो ए फाइनली ऐसे आने वाला है जी, देख लीजिए 1/15 इंटू ए वाला आने वाला है, ऐसे आने वाला है, इतना आनेगा। 2 0 इसके चलते आएगा। ये तो मैथमेटिक्स है कि ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 नीचे यानी 100 नीचे आएगा, 1 0 पहले से है, 3 0, अब 25 6 का 150 होता है, तो 1 0 उसमें से यानी 4 0 बनेगा। अभी 1 है, तो आप देख रहे हैं कि 1/15 है, तो 1 में 15 से तो क्या कीजिए, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए 100/15 इंटू 10⁻⁻6 लिखा जा सकता है। ये तो कैलकुलेशन है, आपको क्लियर होना चाहिए। ये यहाँ देख लीजिए फिर रहेगा। और ये जो होगा 5 3 15 और 5 दूना 20 5 100। अब देखिए 3 6 के 18, फिर 3 6 के 18, तो ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपको कितना, 6.66 और 10 पावर क्या -6, यानी ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था, आप लोग देख लिए।
तो आप लोग देख लिए, कैलकुलेशन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने सवाल में जो दिया हुआ था कि कह रहा था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, 0.03 से 0.02 में गया, ये इनिशियल हुआ है, फाइनल हुआ, तो मान लिया C1 इनिशियल ये हुआ, फाइनल C2 हुआ। इसमें चेंज टाइम कितना लगा है चेंज होने में C1 से C2? 25 मिनट। सवाल में कह रहा है कि एवरेज रेट निकालिए, लेकिन टाइम का यूनिट क्या लेना है? सेकेंड। तो इसीलिए 25 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलिए, तो 60 से गुना कर दिए। किसके रेस्पेक्ट में रेट निकालना है? रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट में माइनस साइन यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 लिखते नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसका रेट लिखेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, हम बता चुके हैं कि बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ आर। तार का कंसंट्रेशन चेंज, तो C2 माइनस C1, फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। C2 का वैल्यू रखिए और यहाँ से फाइनली कैलकुलेट कीजिए, तो फाइनली आंसर आ गया B। तो यहाँ से आपका एक छोटा सा सवाल है, तो सवाल बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें हम लोग कुछ और सवाल करेंगे। बंद कर दो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आपको बताए, कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि फार्मूला का एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्वेश्चन से भागना नहीं है। तो 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लास रहता तो आपको बनाने के लिए समय भी देते हैं, लेकिन आप जब शुरुआत कीजिएगा तो 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को पॉज करके पहले उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ऑनलाइन में भी फ़ायदा ही है कि वीडियो को जब चाहें तहाँ पॉज कर लें और उसके बाद आप थिंक करें। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिंपल है, अभी जो क्वेश्चन बताया ना एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। तो इन अ रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रिएक्शन है जो कि इधर रिएक्टेंट में 2A लिया है और इससे बन रहा है प्रोडक्ट्स। तो कह रहा है इन रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल पर लीटर में, वो तो यूनिट है कंसंट्रेशन का, वो तो फिक्स है। देखिए किस प्रोडक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है बस लिख दिया है, तो प्रोडक्ट से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो चेंज कर रहा है आपका कह रहा है रिएक्टेंट का। तो देखिए ए कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल, मतलब ए किधर है आपका? रिएक्टेंट में है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, और ये तो आप शुरू में ही बताए हैं कि टाइम के अनुसार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है कि एक आपका कंसंट्रेशन घट गया, 0.5 से 0.4 हो गया, और उसके लिए समय कितना लगा? 10 मिनट। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आपको रेट निकालना है, रिएक्शन का रेट निकालना है। तो ये जो सॉल्यूशन इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट का डाटा क्या क्या दिया हुआ, ये रिएक्शन यहाँ दिया हुआ 2A से प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इनिशियली इसका कंसंट्रेशन A का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? देखिए इतना से घटकर इतना हुआ, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन आपका है। तो आप इसको C1 मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं, तो C1 हो गया 0.5 मोल पर लीटर, और ये घटकर कितना हो गया? 0.4। तो फाइनल कंसंट्रेशन C2 हो गया 0.4, और इस डिक्रीज होने में समय कितना लगा? 10 मिनट। तो T बराबर हो गया आपका 10 मिनट। अब आप इस रिएक्शन का रेट लिखिए। तो हम बता चुके हैं कि रेट पूरे रिएक्शन का लिखते हैं, रिएक्टेंट के भी टर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का। तो हमको यहाँ रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दिया हुआ है, तो हम लोग रेट रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए रेट कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन का रेट, पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा
इसका कोफिशिएंट यहाँ दिया हुआ है, पिछला जो सवाल बताए थे उसमें कोफिशिएंट 1 था, लेकिन इस सवाल में कोफिशिएंट 2 है, तो यह डिवाइड में होगा। और किसका रेट है? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में बताया गया है कि नेगेटिव साइन लगता है, तो -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही हुआ। रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का हम लोग लिख रहे हैं, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो एक कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड होता है, तो यहाँ 2 है, तो -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा टी मतलब होता है टाइम। तो ये देखिए -1/2 इंटू चेंज क्या होता है C2 माइनस C1। अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, उस सवाल में भी लिखे थे, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो C2 माइनस C1, तो C2 हो गया 0.4, तो ये हो गया आपका 0.4 माइनस 0.5। और समय कितना लगा? 10 मिनट। टाइम को हम लोग मिनट में ही आंसर निकाल रहे हैं। अब यहाँ सवाल में नहीं कहा है कि किस सेकेंड में निकालिए, तो इसीलिए हम मिनट में ही आंसर निकाल रहे हैं। तो नीचे लिख दिए 10। तो अब इसको देख लीजिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिखेगा, हो सकता है, तो इसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि तो ये जो आएगा -1/2, देखिए अंदर में क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, 0.1 आएगा। अब बाई 10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देख रहे हैं क्या आने वाला है, ये पॉइंट घटेगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू हो जाएगा 1/100। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 ऊपर नीचे 10 आ जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ यूनिट तो आप जानिए रहे हैं, ये जो यूनिट दिया है मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। तो सोल्व करना, अब देखिए कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0.4 में से 0.5 घटेगा तो नेगेटिव में बचेगा, तब -0.1। अब आप जानते हैं कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर एक अंक है, तो एक नीचे 10 आ जाएगा, तो इसीलिए एक 10 पहले से था, एक 10 और आया, तो 1/100 हो गया। अब जैसे ये 2 है, तो हम क्या किए हैं कि ऊपर नीचे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 ऊपर नीचे 10, तो नीचे टोटल 1000 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और वो 10 2 5 10 हो गया, तो ये आंसर आ गया। तो आसान है, कुछ है ही नहीं। रिएक्टेंट के बारे में दिया था इंफॉर्मेशन, इसीलिए रेट रिएक्टेंट का लिखे। अगर प्रोडक्ट का दिया रहेगा तब प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 2 था, तो इसीलिए 2 डिवाइड में आया। तो आप लोग समझ गए होंगे, कुछ है नहीं। अब सवाल को बार बार हम बोलते हैं थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तभी कुछ होगा, बिना प्रैक्टिस का सवाल नहीं बनेगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल एक बार पढ़ लीजिए, तो हम जैसे आप तो जब सवाल देखेंगे तो वीडियो पॉज करके बोलबे कि आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पहले ट्राई करना है, फिर सवाल का सॉल्यूशन देखना है। तो कह रहा है आपके सामने रिएक्शन दिया है, द रिएक्शन इतना डिकम्पोज हो रहा है, N2O5 तो बन रहा है NO2 + O2, बैलेंस है। इस चैप्टर में बोल दिए शुरू में कि जो भी रिएक्शन दिया रहेगा ऑलरेडी वो बैलेंस दिया रहेगा। कह रहा है इज फॉर्मिंग NO2 एट द रेट ऑफ इतना। देखिए सवाल समझना है, NO2 बन रहा है, अभी देख रहे हैं कि A डिकम्पोज कर रहा है, NO2 और O2 बन रहा है, A प्रोडक्ट हुआ, तो NO2 और O2 बनेगा, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जबकि इसका कंसंट्रेशन घटेगा। तो वही कह रहा है कि NO2 फॉर्मिंग एट द रेट ऑफ, इस रेट से NO2 बन रहा है। तो इस एट सम टाइम, वो टाइम नहीं दिया हुआ, कह रहा है कि कोई एक टाइम, पार्टिकुलर टाइम ले लिया, 10 मिनट 20 मिनट, कोई भी टाइम ले सकते हो। तो कह रहा है कि किसी टाइम पर A डिकम्पोज हो रहा है, N2O5 टूट रहा है 2 पार्ट में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 + O2। तो N2O5 जब डिकम्पोज हो रहा है तो उस समय NO2 बन रहा है और O2 बन रहा है। तो NO2 आपका किस रेट से बन रहा है, NO2 किस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है, वह दिया हुआ है कि NO2 का रेट प्रोडक्शन ए है एट सम टाइम, उस टाइम कोई भी आप पार्टिकुलर टाइम चूज कर लीजिए और उस समय NO2 का रेट प्रोडक्शन दिया हुआ है। तब अब आपसे जो पूछा गया उसका आंसर कीजिए। तो आंसर कीजिए, आंसर में तो आप देखिए, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 एट दिस टाइम। तो O2 का रेट में क्या चेंज हो रहा है,
O2 का रेट में चेंज, मतलब O2 किस रेट से बन रहा है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि A डिकम्पोज हो रहा है, A टूट रहा है, तो A दोनों फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है, तो NO2 का तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, ये डाटा में दिया हुआ रेट ऑफ NO2 का अगर फॉर्मेशन पूछा जाए तो प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। देखिए ये डेल्टा एवरेज के लिए लगता है, यहाँ डी भी लगा सकते हैं क्योंकि सवाल में नहीं दिया है, तो डेल्टा। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का जो वैल्यू है ये है 0.0072। ये यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट तो दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब एक चीज क्या करना है कि जब भी काइनेटिक का सवाल सोल्व करना, अगर रिएक्शन दिया है तो पहले आप उस रिएक्शन का रेट लिख ले, रिएक्शन का आप रेट लिख ले और उसके बाद सवाल को प्रोसीड करें। तो देखिए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। अब ये सवाल दोबारा रिएक्शन को हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर है। तो देखिए रिएक्टेंट में N2O5 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो -1/2 डेल्टा N2O5 आप भी जानते हैं बटा डेल्टा टी हो जाएगा। एक इसके बराबर होगा, रिएक्टेंट में एक ही है, ये इसके बराबर होगा, ये तो प्रोडक्ट में प्लस साइन लगता है, तो +1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी बराबर O2, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है, तो प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। रिएक्शन का रेट बहुत सारा क्वेश्चन में हम लिखने के लिए समझा दिए ऑलरेडी, तो पहले तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि रिएक्शन का रेट पहले आपको लिखने आना चाहिए। ये रिएक्शन का रेट है, रेट यहां से लिखें, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रेट लिखें, रिएक्शन का रेट हमेशा इक्वल आएगा। आपको शुरू में ही बताया गया था कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जो रेट होगा वो हमेशा उसका मान क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रिएक्शन पूरा सेम रेट से दौड़ रहा है। जिस रेट से टूटेगा इस रेट से बनेगा, उसी रेट से भी बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो NO2 किस रेट से बन रहा है ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अब ए नंबर, इसका ए नंबर में क्या है, ए नंबर में कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2। रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 समझते हैं, यानी प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ O2। हम बताए थे कि रिएक्शन का रेट में कोफिशिएंट लेंगे, लेकिन केवल उसके बारे में पार्टिकुलरली किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पूछ रहा है तो वहां कोफिशिएंट नहीं पूछ। तो हमसे ए में ये पूछा गया है कि प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का मान मतलब व्हाट, ये मान क्या होगा। अब देखिए ये रिएक्शन का रेट है, यहां से कंक्लूड करते हैं। ए डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो हम ए दोनों को लीजिए, यहां से ये दोनों को आपस में इक्वेट कीजिए। डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी का मान दिया हुआ है और डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी पूछ रहा है, तो ए तो रिएक्शन का रेट है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों का वैल्यू तो इक्वल आएगा। तो यहां से इक्वेट कर रहे हैं, NO2 और O2 वाला इक्वेट कर रहे हैं, तो यहां से हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए +1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी बराबर किसके है, प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, ये इसके बराबर है। अब देखिए जो मान किसका दिया हुआ है, इसका मान आपको सवाल में दे रखा है, प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, तो इसका मान दे रखा है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1/4 इंटू 0.0072, ये आ गया इसका मान। इसी का मान निकालना था, अब निकल गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 18 चौक 72 होता है, तो ये आ गया 0.00 इतना, ये आ गया। तो इसका यही आंसर आ गया। चाहे इसको आप तो जान रहे हैं कि इक्वल है, तो पहले इसको लिख लीजिए, यानी प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का जो वैल्यू आया 0.0018।
यूनिट वहीं रहेगा जी, यूनिट चेंज नहीं करेगा, यूनिट यहीं रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट में चेंज नहीं होगा, इसलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट वहीं होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप देख लिए ये आंसर हो गया फर्स्ट का। तो हम लोग ए पार्ट सोल्व कर चुके हैं, अब आते हैं बी पार्ट पर। बहुत आसान है, देखिए बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ यदि सवाल कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए बोर्ड में भी सवाल आता है, ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड भी सवाल आता है, और सवाल बनाने का एक फायदा होता है बोर्ड के एग्जाम में कि आपको सॉलिड मार्क मिलेगा। अगर 5 मार्क में सवाल आता है तो सवाल अगर सही सोल्व किए सॉलिड मार्क। लेकिन थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी आप कितना भी लिख लीजिएगा, लोग चाहेगा तो 1-2 मार्क काट सकता है, थ्योरी में काटने का अधिकार होता है, लेकिन प्रॉब्लम में वो मार्क नहीं काट सकता है। अब बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होंगे उसके लिए तो सवाल तो करना है, अगर तैयारी करना है मेडिकल जेई कुछ भी, तो सवाल हम लोग कर रहे हैं, और सवाल के लिए स्पेशल वीडियो सब भी बनेगा। लेकिन अभी तो मान लीजिए थ्योरी किए हैं तो कुछ सवाल करना नेसेसरी हो जाता है। बी पार्ट अब हम लोग करते हैं, ये पार्ट हो। बी पार्ट में क्या करा, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5। आपसे इस बार क्या पूछा गया है, N2O5 किस रेट से चेंज करेगा, N2O5। तो उस बार O2 के बारे में, यानी अब N2O5 रिएक्शन का रेट आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए अभी हम आपको मिटाए नहीं है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इसी से होगा। एक बार रिएक्शन का रेट लिख लिया जाए तो अब देखिए, यानी आपको निकालना है इसका वैल्यू N2O5 वाला। तो इस बार N2O5 का रिलेशन इससे करो चाहे इससे करो, क्योंकि अब इसका भी वैल्यू आ चुका है। पहले केवल ये वैल्यू पता था N2O वाला, लेकिन अब आपके पास O2 का भी डाटा है, तो हम ए दोनों इस बार लेके चल रहे हैं, ए वाला दोनों इक्वेट कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेट कीजिए, -1/2 डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा T, और एक किसके बराबर है, +1/4 डेल्टा N2O बाई डेल्टा T, डेल्टा N2O बाई डेल्टा T। तो अब देखा जाए, ए तो वैल्यू दिया ही हुआ है, ए मान आपको दिया हुआ है, और ए मान निकालना है, दिस वैल्यू कैलकुलेट करना है। रेट NO2O5 का रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T चेंज हो रहा है, तो ये मान निकालना है। अब डाटा पुट कर दो, S2 ए देखो ए इनटू में है ना, तो ये ऐसे डायरेक्ट हटा सकते हैं 2, और इस नेगेटिव साइन को उधर भेज देना है। तो डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, नेगेटिव इधर आ गया, माइनस क्या बचा 1/2, ये सब इनटू में है, और इसका मान फिर वहीं पुट कर दीजिए 0.0072। इसको हल करिएगा तो नेगेटिव साइन, और ये कितना हो जाएगा 0.0036। यूनिट वहीं आएगा, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि छूट जा रहा है, यूनिट तो जो ये शुरू में दिया है ना उसी यूनिट में रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही यूनिट आएगा। तो इस तरह से ए जो भी हो गया, इसका इस रेट से चेंज कर रहा है, तो ये आपका बी का आंसर हो गया। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। बस ऐसे जब भी सवाल आए रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 जो किसी का भी, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम कीजिए कि उसका रिएक्शन का पूरा रेट लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा डाटा दिया हुआ है और कौन सा डाटा पूछा जा रहा है, तो वो दोनों को इक्वेट किए। फर्स्ट बार में हमसे पूछा गया था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ O2, तो O2 का NO2 से रिलेट किए थे तो आंसर आया। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया N2O5, तो N2O5 वाला और ये दोनों इक्वल है ना, तो ये बराबर है। तो ये तो अब मैथमेटिक्स है, एक केमिस्ट्री था बाकी मैथमेटिक्स है, ये दोनों को इक्वेट कर दिए तो यहां से इसका वैल्यू आया। अब आते हैं लास्ट सी नंबर। देखिए सी क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रेट लिखा हुआ है। सी क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम, इस टाइम रिएक्शन का रेट क्या है।
तो रिएक्शन का रेट तो यही ना है, या तो इसका वैल्यू चाहे इसका वैल्यू चाहे इसका वैल्यू, किसी एक का वैल्यू निकालो और रिएक्शन का रेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सवाल को मिटा देते हैं। अब एक तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये लिखा हुआ है, उसमें कोई भी एक डाटा से आंसर आएगा, सवाल बना हुआ है। अगर जो लोग समझ रहे हैं तो आंसर लिखला हुआ है ऑलरेडी, बस आंसर लिखला हुआ है। सोचो, हम सीधे रहे, आंसर लिखला हुआ है, सवाल का आंसर लिखला हुआ है। कौन सा आंसर होगा सोचिए, कुछ करना नहीं है, बस आंसर लिखना है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी आप इसका वैल्यू निकालिएगा तभी आंसर आएगा, कि इसका वैल्यू निकालोगे तभी आंसर आएगा, और इसका वैल्यू निकालोगे तभी आंसर आएगा। तो क्या प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का तुम मान नहीं निकाले हो? यहां मान ए पार्ट में नहीं निकला है, प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, यानी यही आंसर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बस हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इसमें से कोई ये यहां से भी आंसर आ जाएगा, इसमें मान पुट करवा जाएगा, लेकिन जब लिखला हुआ है तो क्या है, कैलकुलेशन लेंदी करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, और इसी का मान निकला हुआ है 0.0018। तो ये सवाल सोल्व हो गया। समझ में आ रहा है सभी लोग को? सवाल समझ में आना चाहिए आपको। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग केमिकल काइनेटिक में कहाँ तक किए हैं। केमिकल काइनेटिक में शुरू में आपको हम बताए थे रिएक्शन के कुछ टाइप्स रेट के आधार पर, और स्टेप्स के आधार पर भी रिएक्शन का टाइप्स बताए थे। उसके बाद आपको फिर हम रेट डिफाइन किए कि रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट डिफाइन किए। उसके बाद हम क्या किए कि रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं ये भी बताए। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में रेट कैसे लिखेंगे ये भी आपको बताया गया। तो यहाँ सेकंड, उसके बाद आपको कुछ सवाल सोल्व करके देखा है। सवाल कैसे सोल्व करना है, हम बार बार बोलते हैं, सवाल सोल्व करने के लिए पेशेंस होना चाहिए, अप्रोच धीरे धीरे अप्रोच सीखिए। तो यहाँ तक हम लोग का रेट हुआ। अब इसके आगे हम लोग इसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर थर्ड पार्ट में आएगा। तो काइनेटिक का ये सेकेंड पार्ट है, आप बार बार देखते रहिए, और पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, गुड बाय।